heat occurs from hot body to cold body। ये हमारा कौन बताता है? फर्स्ट लॉ बताता है। यही बात लग रही है हमको सच्ची अभी ना? क्या आपने कोई ऐसा चीज देखी है जहां पर हीट का ट्रांसफर ठंड से गर्मी की तरफ हो रहा हो? होता है, अभी बताएंगे आपको। देखो जनरल परसेप्शन तो ये बना कि दो चीजें हैं, दोनों का टेम्परेचर अलग अलग है, तो ज्यादा टेम्परेचर वाली चीज हीट रेडिएट करेगी, उसको कौन गेन करेगा? कम टेम्परेचर वाला, और थोड़ी देर बाद दोनों का टेम्परेचर कॉमन हो जाए। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ केवल ये एक्सप्लेन कर पाया। उसने कहा कि हीट का ट्रांसफर केवल हॉट से कहां होता है? कोल्ड की तरफ, जबकि ऐसा नहीं है। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर। एयर कंडीशनर क्या करता है? ठंड करता है ना। अगर एयर कंडीशनर का खुद का टेम्परेचर देखो अंदर से आप, ठंडा होता है गर्म होता है? अंदर का ठंडा होता है भाई, अंदर का ठंडा होता है, लेकिन उसके आसपास देखो क्या होता है। तो रेफ्रिजरेटर ठंडा है, बाहर क्या दे रहा है? वो हीट दे रहा है ना। इसीलिए क्या कहते हैं हम कि जो रेफ्रिजरेटर है वो विंडो के पास होना चाहिए। रेफ्रिजरेटर की प्रॉपर वर्किंग के लिए कहां होना चाहिए? वो विंडो के पास होना चाहिए या खुले में होना चाहिए। सेम चीज एयर कंडीशनर में भी देखो, एयर कंडीशनर जो सिस्टम है वो ठंडा होता है, लेकिन वो दूसरे को क्या दे रहा है? हीट दे रहा है। तो ट्रांसफर हुआ कि नहीं हुआ? ठंडे से गर्म की तरफ, ठंडे से गर्म की तरफ ट्रांसफर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो इस बात को फर्स्ट लॉ एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है, केमिस्ट्री कई लोग कहते हैं सर बहुत कंफ्यूजिंग है। कंफ्यूजिंग इसलिए है कि चीजें बहुत सारी हैं और हर चीज अलग है। जैसे फिजिक्स में मोशन की बात करते हैं, तो गाड़ी चल रही है तो कोई भी गाड़ी चलेगी तो लॉ एक ही फॉलो करेगी, लेकिन यहां पर एक सब्सटेंस से दूसरे पे जाते हैं तो उसकी प्रॉपर्टी पूरी तरह से चेंज हो जाती है, तो उसका अपना एक व्यवहार बनता है, अपनी चीज बनती है, और इसी से नई नई चीजें आती है। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि फर्स्ट लॉ की लिमिटेशन क्या है, कि ये बताता है कि ट्रांसफर ऑफ हीट अकर फ्रॉम द हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, जबकि ये बात 100% सच नहीं है। ठीक है, अब देखो बच्चों, जो काम होते हैं या प्रोसेसेस होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक होते हैं स्पॉन्टेनियस और एक होते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस। क्या होते हैं? स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस क्या होता है? जो अपने आप होता है। और नॉन स्पॉन्टेनियस क्या होता है? जिसको आपको करना पड़ता है, जिसके लिए आपको कोई अप्रोच लगानी पड़ती है। अब समझो जैसे क्या है कि कहीं आप पिकनिक मनाने जब जाते हैं तो कब जाते हैं हम? रेनी सीजन में जाते हैं, है ना। जनरली कहां जाते हैं? रेनी सीजन में जाते हैं। क्यों जाते हैं? कि जगह जगह झरने चढ़ने लगते हैं, पहाड़ों से पानी गिरने लगता है। कोई गिराने जाता है क्या पानी? नहीं, कि पानी वहां भरेगा एक लेवल पर और वो अपने आप फ्लो करने लगेगा। तो ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। पानी आपने छत पे डाल दिया है तो वो बह के नीचे ही आएगा, ये क्या प्रोसेस है? स्पॉन्टेनियस। ठीक है, लेकिन अगर हम चाहें कि पानी को नीचे से उठा के ऊपर ले जाएं तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। इसको करने के लिए हम क्या करते हैं? हमने आजकल घर में यही मैकेनिज्म लगा रखा है कि हर जगह टैप होती है और हर टैप से पानी आता है, लेकिन उसके लिए हमको क्या करना है? हम ऊपर एक टंकी बना के रखते हैं और उस टंकी में पानी को भरते हैं। किससे? मोटर से, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मोटर चलाते हैं और मोटर ताकत लगाती है और उसको ऊपर ले जाती है। तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हुआ। कैसा हुआ? नॉन स्पॉन्टेनियस। लेकिन टंकी भर जाए तो अपने आप पानी आपके पास आएगा दोबारा। आता है नहीं आता है? तो ये प्रोसेस कैसा है? स्पॉन्टेनियस। ऐसे बहुत सारे प्रोसेस, जैसे मैं चौक को छोड़ दूं बस केवल, तो ये नीचे गिरेगा, लेकिन नीचे से ऊपर नहीं आएगा जब तक कि मैं इसको अपलिफ्ट ना करूं। तो बहुत सारे प्रोसेस है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ठीक है, कि अब दूसरी बात क्या है कि कोई भी प्रोसेस फिजिबल है या नहीं है। फिजिबल मतलब होगा या नहीं होगा, इसके बारे में फर्स्ट लॉ कोई जानकारी नहीं देता है। ये केवल ये कहता है कि अगर कोई प्रोसेस हो रहा है तो उसमें जो चेंज इन एनर्जी होगा वो वर्क के काम आएगा या हीट के काम आएगा, लेकिन वो काम होगा या नहीं होगा इसके बारे में इसके पास कोई जवाब नहीं है।
तो नेक्स्ट पॉइंट है फिजिबिलिटी ऑफ प्रोसेस। फिजिबिलिटी ऑफ प्रोसेस। प्रोसेस कौन सा? स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप होने वाले प्रोसेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। और नेचर में जितने भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं, नेचुरल spontaneous process are irreversible। कैसे है ये? इरिवर्सिबल। समझते हो ना रिवर्सिबल इरिवर्सिबल का? जो दोनों साइड चलता हो उसको बोलते हैं हम रिवर्सिबल, और जो एक साइड चलता हो, जैसे पानी का मैंने बताया कि ऊपर से पानी नीचे आ जाएगा लेकिन अपने आप नहीं जा सकता, ठीक है, क्लियर। और एक और बात है, ये सब इसके ड्रॉबैक्स लिख रहा हूं मैं, जिन बातों को अच्छे से फर्स्ट लॉ समझा नहीं पाया था, है ना। एक और बात देखो, ये अगर हम स्टेटमेंट को देखिए, क्या कहता है कि जितना एनर्जी में चेंज होगा वो या तो हीट प्रोड्यूस करेगा या वर्क प्रोड्यूस करेगा, लेकिन कोई भी मशीन या कोई भी काम हीट प्रोड्यूस करने के लिए नहीं बनाई जाती, क्योंकि हीट तो एक तरह से वो है, बेकार है, वेस्ट है, क्योंकि जितना हीट हुआ उतना समझो कि वो काम नहीं हुआ। तो हम कोई भी चीज बनाते क्यों है? कि काम होना चाहिए। तो इसका ड्रॉबैक ये है कि आज तक कोई भी ऐसी मशीन नहीं बनी है जिसकी एफिशिएंसी 100% हो। मतलब समझे इसका, कि आपने कोई काम करने के लिए कोई भी मशीन बनाई, लेकिन जिस काम को करने के लिए आपने बनाई और जितना इनपुट आपने डाला वो 100% वर्क में ट्रांसफर कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो ऐसी मशीन बनना 100% एफिशिएंट इंजन नॉट पॉसिबल। आ गई बात यहां तक समझ में सबको? बोलो बच्चों, ऑनलाइन वालों की कोई आवाज नहीं आ रही है मुझे। छोटी छोटी बातें बुक में पढ़िएगा, पूरे पैराग्राफ में दी हुई है बातें, पढ़ोगे आपको समझ में आएगी, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई? पहले हमको जाना है ना कि क्यों जा रहे हैं हम, सेकंड लॉ पढ़ क्यों रहे हैं, कि भाई फर्स्ट लॉ जब था तो सेकंड क्यों पढ़ रहे हैं, कि फर्स्ट लॉ ने कहा कि ऐसा होता है, लेकिन ऐसा कैसे होता है और कब कब होता है, या होगा या नहीं होगा, ऐसा बताने के लिए इसके पास प्रॉपर कमेंट इसने दिया ही नहीं। एक्चुअली इसने स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस की बात को सोचा ही नहीं, इसके दिमाग में ये बात आई नहीं कि स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस कोई चीज होती है क्या, ठीक है। अब देखिए, कोई भी प्रोसेस, पहले थोड़ा सा एक दो एग्जाम्पल की बात करते हैं। आप सारे एग्जाम्पल जानते हो लेकिन दिमाग में होने चाहिए। जैसे हम बात करते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ठीक है। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस दो तरह से हो सकते हैं बच्चों। एक होते हैं जो अपने आप होते हैं, और एक होते हैं जिनको करने के लिए थोड़ा सा इनिशिएशन चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? इनिशिएशन चाहिए होता है। मतलब थोड़ा सा कोई पुश कर दे ना, जरा सा, तो वो, हाँ, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस कर दे तो वो काम हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। अब एग्जाम्पल सुनो, लेकिन सुनो, हर चीज में, केमिस्ट्री की भाषा या साइंस की भाषा में ये ध्यान रखो कि हर चीज में कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आप जो बात कह रहे हो ना वो एक कंडीशन पे सही होगी, कंडीशन डिस्टर्ब होने पे वो सही नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, कि आपने एक गिलास के अंदर पानी लिया, क्या लिया? पानी ले लिया, और उसके अंदर आपने शुगर डाल दी। क्या डाल दी? शुगर डाल दिया, नमक डाल दिया, और उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, ठीक है। तो वो कुछ समय बाद घुल जाएगा, कुछ समय बाद घुल जाएगा, लेकिन ये बात हमेशा सही नहीं है। कैसे सही नहीं है? यही काम अगर आपने गर्मियों में किया तो वो जल्दी घुलेगा, है कि नहीं? और यही काम अगर आप ठंड के मौसम में कर रहे हो या करगिल में जाके कर रहे हो तो वो घुलेगा ही नहीं बिल्कुल। समझ में आ गई? तो ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है
लेकिन एक गिवन सेट ऑफ कंडीशन पर है। समझ में आ गई बात या नहीं आई? यानी कि पानी का एक सर्टेन टेम्परेचर है जिसमें डिसोल्वेशन स्पॉन्टेनियस है, लेकिन हर टेम्परेचर पे ऐसा होगा ये पॉसिबल नहीं है। तो पहला समझ में आया आपको सबको ये बात? ठीक है। दूसरा देखो, बारिश का मौसम होता है, सारे वाटर बॉडीज भर जाते हैं। अब आप एग्जाम्पल पहले दिमाग में आने चाहिए कि कोई नई चीज हम नहीं पढ़ रहे हैं, हम सारी चीजें, वाटर बॉडीज भर जाते हैं सारे, पानी पानी हो जाता है सारी जगह, सड़कें गीली, सब गीला। कोई ड्रायर लेके जाता है कि उसको सुखाने के लिए? नहीं। कुछ समय बाद, घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे या एक दिन बाद सारी सड़कें सूख जाती। और ऐसा टाइम भी आता है कि वाटर बॉडी भी, पानी का लेवल कम होने लगता है। तो इवेपोरेशन का जो प्रोसेस है वो भी क्या है? स्पॉन्टेनियस। कैसा है? लेकिन कंडीशन पे डिपेंड करता है। स्पॉन्टेनियस तो है, लेकिन डिपेंड करता है, अगर धूप निकल गई उस दिन तो वही काम थोड़ा जल्दी हो जाएगा, और धूप ना भी निकली तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सड़कें सूखेंगी नहीं, सूखेंगी जरूर, क्योंकि इवेपोरेशन उस कंडीशन में भी होगा। तो ये सारे जो एग्जाम्पल है ना बच्चों, ये क्या है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का एग्जाम्पल। अब और देखो, जैसे आपने हाइड्रोजन में ऑक्सीजन डाला, क्या बन गया? वाटर बन गया। ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। कैसे स्पॉन्टेनियस है? ये दूसरे टाइप का है। स्पॉन्टेनियस है लेकिन इसको थोड़ा सा इनिशिएशन चाहिए, यानी थोड़ा सा आप स्टार्ट कर दो ना तो ये स्पॉन्टेनियस है। कैसे? पहली बात, मैंने कई बार बोला भी होगा कि वाटर अर्थ पर बहुत सारा है। अगर हम ग्लोब को देखें तो बहुत बड़ा पार्ट हमको ग्रीन और ब्लू दिखाई देता है, और जो ग्रीन और ब्लू पार्ट है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? वाटर ऑन सरफेस। हाँ कि ना? यस कि नो? वाटर ऑन सरफेस को करता है। अब सोच लो, इस बात को अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लो कि अगर कोई चीज अबंडेंट है, बल्क में है, बहुत सारी है, तो उसका मतलब है कि वो बहुत स्टेबल है। क्या है वो? स्टेबल है। स्टेबल है तभी तो रह पाएगा ना। और अगर कोई चीज स्टेबल है तो उसकी जो एनर्जी है ना वो बहुत ही क्या है? कम है। स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी। जिसके अंदर एनर्जी ज्यादा है वो स्टेबल कम होगा। ठीक है? तो ये क्या है? ये हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, यानी इसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होती है, लगभग 298 किलो जूल पर मोल के आसपास होती है। ठीक है? समझो कि दोनों मिलेंगे, एनर्जी बनेगी। तो स्पॉन्टेनियस है प्रोसेस, लेकिन दोनों को मिलाने से नहीं होगा, आपको थोड़ा सा इनिशिएशन देना पड़ेगा। कैसे? कि आप ये मत समझो कि आपने एक डिब्बे में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला दिया तो ये दोनों मिलकर वाटर बना लेंगे, ऐसा कभी भी नहीं होगा। कब होगा ऐसा? जब आप इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे, इलेक्ट्रिक स्पार्क, आपको थोड़ा सा करंट का स्पार्क देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? करंट का स्पार्क देना पड़ेगा। तो जैसे ही करंट का स्पार्क मिलेगा ना तो ये दोनों एक्टिवेट हो जाएंगे और फिर दमादम दमादम जुड़ना शुरू हो जाएंगे, और जैसे जुड़ेंगे तो इस प्रोसेस में बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी मिलेगी और वाटर बनेगा। तो ये दूसरे टाइप का स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस विद इनिशिएशन, यानी आपने कोई शुरुआत उसमें कर दी। क्लियर हो गई बात यहां तक? बोलो क्लियर है कि नहीं? ऐसे ही सिंपल एग्जांपल, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट करें क्या बनता है बताओ तो? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ के ना? सब जानते हैं। ऐसे नहीं बनता है, लेकिन हमको थोड़ा सा इसको क्या करना पड़ेगा? हीट करना पड़ेगा। थोड़ा सा हीट कर दो फिर ये बनना शुरू हो जाएगा, क्योंकि देखो ये दोनों मिलकर ये भी तो बनाते हैं, है कि नहीं? तो ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो हैं जो क्या करते हैं, थोड़ी सी रिक्वायरमेंट है इनकी कि आप शुरू कीजिए तब हम इसको प्रोसीड कर पाएंगे। यहां तक बात समझ में आ गई? तो ये कंसेप्ट था हमारा स्पॉन्टेनियस। अब आते हैं हम नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ये ऐसे प्रोसेसेस हैं जो अपने आप होने की टेंडेंसी नहीं रखते, जो अपने आप होने की टेंडेंसी नहीं रखते। कोई एग्जांपल आपको याद आ रहा है? जैसे अभी बोला था ना मैंने, वही तो ये बोला था ना, ये
कि हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस क्या है, हाई टेम्परेचर से लो की तरफ जाना स्पॉन्टेनियस है, लेकिन ज्यादा तो लो से हाई की तरफ भी है, बताया ना अभी मैंने एग्जाम्पल। लेकिन वो कब हो, वो नॉन स्पॉन्टेनियस है। क्यों नॉन स्पॉन्टेनियस कैसे है, देखो रेफ्रिजरेटर रखा है घर में, है ना, डिब्बे में पैक रखा है, तो रेफ्रिजरेटर से किसी भी तरह की हीट का ट्रांसफर सराउंडिंग में नहीं है, बेकार है, वो खिलौना है। लेकिन जैसे ही आप उसको प्लग इन करोगे, करंट दोगे, उसकी मोटर काम करना शुरू करेगी, अंदर के क्लाइमेट को क्या करेगा, वो ठंडा करेगा, और अंदर का ठंडा करेगा तो गर्मी कहां फेंकेगा, बाहर। आ गई बात समझ में आपको। तो नॉन स्पॉन्टेनियस कौन सा है, जो आप, अब देखो आप कंफ्यूज मत होना, आप कहोगे सर यहां भी तो हमने एनर्जी दी थी, यहां हमने बस शुरू किया है। जैसे हम वो चलाते हैं ना, अपने घर में खाना बनाने के लिए गैस जलाते हैं, लाइटर का इतनी सी चिंगारी मारते हैं, फिर आप पूरे दिन चलते रहने दो। लेकिन अभी जो मैं बात कर रहा हूं नॉन स्पॉन्टेनियस की, वो बात ये है यहां कंटिन्यूअस एनर्जी आपको देते रहना है, कि आप जब तक रेफ्रिजरेटर स्टार्ट करोगे तब तक वो लगातार ठंडा करता रहेगा चीजों को, और उसकी गर्मी को बाहर फेंकता रहेगा। जानते हो रेफ्रिजरेशन कैसे होता है, रेफ्रिजरेशन में बच्चों गैस होती है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि दूसरे कंट्रियों में बैन है, हमारे भी चल रहा है। इसके वेरिएंट है, कई तरह की गैसेज आ रही हैं। एक्चुअली इस गैस की नेचर क्या है पता है, आपने देखा होगा अपने फ्रिज के पीछे एक सिलेंडर जैसा लगा हुआ है, और उस सिलेंडर के अंदर एक लिक्विड भरा होता है जिसको हम बोलते हैं CFC। क्या बोलते हैं इसको, CFC। और ये कितना सा, इसकी नेचर पता है क्या है, और उस सिलेंडर, वो एक कंप्रेसर होता है, कंप्रेसर क्या होता है, और कंप्रेसर क्या करता है, उसको कंप्रेस करता रहता है लगातार, यानी कि उस लिक्विड को वहां पर रोटेट करता रहता है। कहां, अंदर एक जैकेट बना है, दरवाजा बढ़िया से सील वील करके रखा है, और अंदर वो जो गैस है ना वो अंदर जाती है खाने के बाद। आप देखो गैस खोलते हो तो गैस निकलती है ना, तो वो गैस क्या करती है, उस गैस की नेचर समझो। उसकी नेचर है कि किसी से भी टेम्परेचर को अपने पास खींच लेती है। क्या कर लेती है, खींच लेती है। तो ये जब गैस अंदर जाती है डिब्बे के अंदर, तो वहां आपने एप्पल रखा, तो एप्पल का मान लो टेम्परेचर था 30 डिग्री सेंटीग्रेड, आपने वहां रखा तो उसने उसकी एनर्जी को खींच लिया, टेम्परेचर क्या ला दिया 10, 5 जो भी आपने सेट करके रखा। अब इतना हीट कहां गई, उस हीट को कंप्रेसर बाहर फेंकता है, क्योंकि उसका साइकिल चल रहा है ना। तो वो साइकिल जब चल रहा है तो अंदर से लिया और बाहर फेंका, अंदर से लिया बाहर फेंका। जैसे इंजन में वो जो होता है हमारा, क्या क्या बोलते हैं उसको, जिसमें से धुआं निकलता है, साइलेंसर होता है। साइलेंसर तो खैर आवाज वाले को बोलते हैं, वो जो एग्जॉस्ट जिसको बोलते हैं, जो एग्जॉस्ट होता है उससे धुआं निकलता रहता है, तो वो उसी का है ना। तो यहां पर भी यही काम होता रहता है, और यही गैसेज ऊपर जाती है, जो हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। तो समझ में आ गया आपको। तो देखो दो चीज में कंफ्यूज नहीं करना है, स्पॉन्टेनियस विद इनिशिएशन और नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस में रेगुलर आपको सोर्स देते रहना। ठीक है बच्चों। दूसरा देखो कि वाटर को, ये सारा आपके बुक को पढ़ना, ये जो पैरा है ना, ये स्पॉन्टेनियस की जो लिखा है, इसमें आप पढ़ोगे पूरी कहानी मिलेगी आपको, उसी को मैं इलेबरेट करके समझा रहा हूं। दूसरा देखो, पानी गिर रहा है ऊपर से, हम चाहते हैं कि पानी ऊपर जाए दोबारा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, लगातार मोटर चलानी पड़ेगी। चला जाएगा ऊपर, चला जाएगा कि नहीं जाएगा, लेकिन जैसे ही मोटर बंद, पानी जाना बंद। तो ये भी एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। आ गई बात समझ में। अब मेन बात है कि सेकंड लॉ की जरूरत क्या पड़ी, सेकंड लॉ की जरूरत क्या पड़ी, इस पे हम बात करते हैं। पहले हमने देखा, ये सवाल आता है क्योंकि अभी रिटन एग्जाम होने वाला है, तो आ जाएगा कि फर्स्ट लॉ की लिमिटेशन लिखो, और सेकंड लॉ की बात करते हैं। देखो सेकंड लॉ जो है किसके बारे में बात बता रहा है भाई, स्पॉन्टेनिटी। किसके बारे में बात बता रहा है, स्पॉन्टेनिटी। स्पॉन्टेनिटी, ठीक है, इसके बारे में बात बता रहा है। ठीक है, अब स्पॉन्टेनिटी मतलब ये क्राइटेरिया बताता है कि कौन कौन से क्राइटेरिया है जो ये बताएंगे कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं होगा।
फर्स्ट लॉ ने इसके बारे में कुछ नहीं कहा था। उसने नहीं बताया था कि भाई कोई प्रोसेस होगा या नहीं होगा, ये उसको नहीं पता है, और होगा तो कैसे होगा ये भी उसको पता नहीं है। उसको केवल क्या पता था, उसको केवल ये पता था कि जो एनर्जी चेंज होगा वो या तो वर्क में कन्वर्ट होगा या एनर्जी हीट। अब देखिए जो स्पॉन्टेनिटी के जो क्राइटेरिया है उसको चेक करने के लिए हमारे पास कुछ फंक्शंस हैं, स्टेट फंक्शंस। उसमें से एक फंक्शन है जिसको हम पढ़ चुके हैं, वो है एंथैल्पी। क्या है? एंथैल्पी। और एंथैल्पी कैसा स्टेट फंक्शन है? पाथ है या स्टेट है? स्टेट फंक्शन है, क्योंकि हम इसको लिखते हैं डेल्टा एच। जहां डेल्टा लग जाता है वो क्या होता है? स्टेट फंक्शन, यानी दो कंडीशन पे होता है। तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या है हमारे पास? या तो ये पॉजिटिव होगा या ये नेगेटिव होगा। ठीक है, तो पॉजिटिव का मतलब रिएक्शन कैसी? एंडोथर्मिक। और नेगेटिव का मतलब रिएक्शन कैसी? एक्सोथर्मिक। सही के गलत? एकदम सही। इससे पता चलता है कि कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं होगा। एक नई चीज जो हम यहां ऐड कर रहे हैं वो है एंट्रोपी। एंट्रोपी ये नई टर्म है, जो सेकंड लॉ ही है मेन रूप से, एंट्रोपी। ये एंट्रोपी क्या होती है भाई? एंट्रोपी का मतलब होता है डिस्टरबेंस। क्या होता है? डिस्टरबेंस। अब समझो कि आपने एक ट्रे में आइस क्यूब रखे हुए हैं। क्या रखे हुए हैं? आइस क्यूब रखे हुए हैं। आइस क्यूब का मतलब सारे वाटर मॉलिक्यूल अपनी जगह पे ऐसे बैठे हुए हैं ठंड के मारे। जैसे ही आप उसको थोड़ा गर्म करोगे तो आइस क्यूब ऐसे टहलता हुआ ऐसे ऐसे हो जाएगा, है ना? फिर आप उसको गर्म करो तो वो और मचलता हुआ ऊपर के ऊपर डांस करके जाएगा। क्या हो रहा है? एंट्रोपी बढ़ रही है, डिस्टरबेंस बढ़ रहा है। तो एंट्रोपी क्या है? एक तरह का डिस्टरबेंस। क्या है ये? डिस्टरबेंस। और ये भी एक तरह का स्टेट फंक्शन है। इसको हम लिखते हैं डेल्टा एस से। क्या किससे लिखते हैं इसको? डेल्टा एस से। और तीसरा जो क्राइटेरिया है जो नया है वो पढ़ेंगे हम गिब्स एनर्जी। गिब्स एनर्जी, इसको हम लिखते हैं डेल्टा जी से। नहीं नहीं, मैं तो बस खत्म हो गया। नहीं नहीं, मेरे दूसरी क्लास है। समझ में आया बच्चों? अब देखो इन तीन फैक्टर को हमको पढ़ना है। इसके लिए ये बताने के लिए प्रोसेस होगा कि नहीं होगा, इसको बताने के लिए हमारे पास तीन चेकलिस्ट हैं। एक डेल्टा एच है, एक डेल्टा एस है और डेल्टा जी है। डेल्टा एच के बारे में आप पहले से जानते हो। डेल्टा एच क्या कहता है? जनरली हमको क्या पता चलता है? ऐसी रिएक्शन जिनमें से एनर्जी बाहर निकलती है वो अपने आप हो जाती है, स्पॉन्टेनियस होती है। जनरली, कैसे? जनरली बोल रहा हूं, 100% ऐसा नहीं है। बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जहां डेल्टा नेगेटिव, जनरली ऐसा होता है डेल्टा नेगेटिव है तो वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, लेकिन 100% ये बात सही नहीं है। बहुत सारे केसेस ऐसे भी हैं जहां डेल्टा एच पॉजिटिव है और प्रोसेस स्पॉन्टेनियस। इसीलिए तो तीन फैक्टर की जरूरत पड़ी कि किसी एक से आप डिसाइड करने की स्थिति में नहीं, आपको डिसाइड करने के लिए इन तीन को। अब हम क्या करेंगे अगले लेक्चर में? इसके बारे में पढ़ेंगे, कंडीशन देखेंगे कि क्या क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तब आपको पता चलेगा कि ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस। क्लियर हो गई बात समझ में? चलो आज के लिए काफी है। ऑनलाइन वाले मुझे अटेंडेंस भेज देना।